हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय क्लास ब्राइट होप्स क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम लोग पुष्प जो कक्षा 12वीं का जो चल रहा था पुष्प वाला चैप्टर, उस पुष्प वाले चैप्टर का जो नर जनन भाग, नर जनन अंग, ठीक ना, नर जनन अंग या नर जनन भाग जो है, उस नर जनन भाग के बारे में आज हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने देखिए आगे हम लोग पढ़ चुके थे कि नहीं पराग कोष होता है, नर जनन में बताया गया था कि नहीं पराग कोष होता है। सबसे पहले देखिए जो पुष्प होता है उस पुष्प में संयोजी उत्तक के द्वारा एक पूतंतु बनता है। क्या बनता है? पूतंतु। जैसे जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों से देखिए आज की जानकारी हमें लेनी क्या है, तो आज की जानकारी हमें यही लेनी है कि जो नर जनन अंग हैं वे नर जनन अंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम आज देखेंगे। जैसे कि देखिए इसमें बताया गया था कि नहीं जो पुष्प होता है उस पुष्प से जो नर वाला भाग होता है वो संयोजी उत्तकों की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए जो संयोजी उत्तकों की सहायता से जो जुड़ा हुआ भाग है उसे हम कहते हैं पूतंतु, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं? पूतंतु। और देखिए ये संयोजी उत्तक आपस में मिल करके ये संरचना बनाते हैं और ये संयोजी उत्तक फिर आगे चल करके पराग कोष की संरचना करते हैं। देखिए ये जो पूरी की पूरी संरचना है ना, इस पूरी संरचना को हमने यहाँ इसमें काट लगाया हुआ, यानी कि यह कटा हुआ भाग है, इसके आंतरिक भाग को दिखाने के लिए हमने इसे काटा हुआ। देखना ये आपस में एक ही में चिपके होते हैं, उस समय इस पूरी संरचना को हम परागकोश कहते हैं, ठीक ना, हम पूरी संरचना को परागकोश कहते हैं। देखिए जो परागकोश है ना, ये परागकोश कई भित्तियों से बना होता है, कई भित्तियों से बना होता है, ठीक ना। तो देखिए इसमें जो सबसे पहली जो देखिए ये क्या है, ये सबसे बाहरी परत होती है, ये सबसे बाहरी परत होती है। जैसे मान लीजिए ये सबसे जो बाहरी परत होती है, इस बाहरी परत को हम लोगों ने देखिए हम बताए थे कि नहीं जो परागकोश होता है वो परागकोश 4 परतों से मिल करके बना होता है। परागकोश कितने परतों से? तो 4 परतों से। ये पहला परत क्या था? तो पहला परत जो था वो था बाह्य स्तर या बाह्य परत कह लीजिए, ठीक ना, बाह्य स्तर या बाह्य परत। ये जो बाह्य स्तर या बाह्य परत होता है यह सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी एक मोटी, ठीक ना, एक मोटी परत होती है और इस मोटी परत को ही हम क्या कहते हैं? सबसे बाहरी। जो मोटी परत होती है वही सबसे बाहरी परत भी होती है, ठीक ना, ये सबसे बाहरी परत होती है। इसके बाद जो दूसरी परत होती है वो होती है अंतः स्तर या एंडोथीसियम। क्या होता है? एंडोथीसियम। जो दूसरी परत होती है इसके नीचे एक परत होती है, उस परत को हम कहते हैं एंडोथीसियम, ठीक ना, अंतः स्तर या एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद बताया गया था कि नहीं एक होती है मध्य स्तर। तो देखिए हम जो आंतरिक संरचना यानी कि ये जो काट बनाया हुआ है ये संरचना है, इस संरचना को हम देखिए इसकी जो ये जो संरचना होती है ना, ये संरचना ऐसे हिस्से में एकदम यही संरचना है, इस संरचना को हम एकल कर दिए हैं, ठीक ना। तो इस संरचना में हम समझते हैं, देखिए ये जो सबसे बाहरी परत है इस बाहरी परत को हम बाह्य आवरण कहते हैं। जो हम लोगों का परागकोश होता है उस परागकोश की आंतरिक संरचना है, ठीक ना। इस संरचना में हम देखते हैं ये जो सबसे बाहरी परत है इसे हम कहते हैं बाह्य स्तर। इसके बाद आप देखेंगे ये जो खाली स्थान है इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी देखिए परतें होती हैं, ऐसे छोटी छोटी परतें होती हैं, ठीक ना। तो ये जो छोटी छोटी परतें हैं, यहाँ तक कि ये जो परतें हैं इस परत को हम कहते हैं मध्य परत, नहीं अंतः परत, इसको हम कहते हैं अंतः परत या अंतः स्तर, इसको हम कहते हैं अंतः स्तर या एंडोथीसियम, ठीक ना, इसे हम अंतः स्तर या एंडोथीसियम कहते हैं। इसके बाद आपकी आती है तीसरी भित्ति। जो तीसरी भित्ति देखिए इसका क्या है कि ये सबसे बाहरी परत थी, ये सबसे बाहरी परत, इसको हम बाह्य स्तर कहते थे। उसके बाद ये वाली जो आती है इसको हम अंतः स्तर या एंडोथीसियम कहते हैं। देखिए ये थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक ना, ये मोटी होती है, लेकिन इसकी बाद वाली जो परत होती है देखिए इसमें 1 स्तर 2 स्तर 3 स्तर यानी कि 3 स्तरों वाला होता है। जो तीसरा होता है स्तर वो 3 स्तरों वाला होता है, उस 3 स्तर वाले को हम कहते हैं मध्य स्तर। ये जो तीसरा स्तर है यानी कि जो तीसरी परत होती है उसे हम कहते हैं मध्य स्तर। जो पुष्प होता है ना उस पुष्प का जो नर वाला भाग यानी कि कहाँ से कैसे उनके अंदर निषेचन की क्रिया होती है उसी चीज़ का वो जो परतें हैं ना, वो परतें यानी कि वो जो परागकण बाहर से निकलती हैं तो वो परागकण कितनी अंदर होती हैं उसी चीज़ के बारे में है कि सबसे पहला बाह्य स्तर, दूसरा अंतः स्तर या एंडोथीसियम और जो तीसरा परत होता है वो मध्य स्तर। और उसी में हम बताए थे कि एक जीव द्रव्य से युक्त, देखिए ये जो है ना ये वाली जो संरचनाएँ हैं ना बड़ी बड़ी जो चौमुखी हैं, ये होता
होता है इसे हम कहते हैं, ये चौथी संरचना होती है, इसे हम कहते हैं टेपिटम स्तर। क्या कहते हैं? टेपिटम स्तर, टेपिटम स्तर। और ये जो टेपिटम स्तर होता है, यही टेपिटम स्तर, देखिए इस टेपिटम स्तर के अंदर जीवद्रव्य भरा होता है, और ये जीवद्रव्य जब तक रहेगा तब तक वो जैसे जब तक देखिए टेपिटम स्तर में जब तक जीवद्रव्य रहेगा तब तक वो अभी परागकण अपरिपक्व रहते हैं। अपरिपक्व मतलब कि अभी कच्चे रहते हैं। लेकिन जब ये टेपिटम स्तर का जो जीवद्रव्य होता है जब सूख जाता है तो वो सूखने के बाद इसमें विभाजन की क्रिया होती है। इसमें क्या होती है? तो विभाजन की क्रिया होती है, और उस विभाजन के दौरान यानी कि इस विभाजन के दौरान ये बट जाते हैं, और बटने के बाद ये परागकण यानी कि लघु बीजाणु जिसे हम कहते हैं, विभाजन के बाद ये किस चीज़ का निर्माण कर लेती हैं? तो लघु बीजाणु का निर्माण कर लेते हैं। देखिए ये जो होती है ना, ये लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं, ठीक ना। आप कह लीजिए लघु बीजाणु या कह लीजिए परागकण, ठीक ना, या लघु बीजाणु या कह लीजिए परागकण। अब ये जो परतें हैं, इन परतों को यानी कि ये जो आंतरिक परत हैं, इन आंतरिक परतों को हम कहते हैं परागपुटे। क्या कहते हैं? परागपुटे। देखिए इसमें क्या है, ये सबसे बाहरी परत को यानी पूरी की पूरी संरचना को हम परागकोश कहते हैं। इसके अंदर जो होती है स्तर, वो 4 स्तरें बटी होती हैं, ठीक ना, वो 4 स्तरें बटी होती हैं। उन 4 स्तरों में पहला होता है जो उसे हम कहते हैं परागपुटी, ठीक ना, उसे हम कहते हैं परागपुटी। फिर उसी के अंदर जो होता है उसे हम कहते हैं परागकण। उसके अंदर जो कण उपस्थित होते हैं उन कणों को हम कहते हैं परागकण। अब देखिए होता क्या है कि जब ये टेपिटम स्तर में, ये जो टेपिटम स्तर होता है जब सूख जाता है, जब इनके अंदर परागकण परिपक्व हो जाते हैं, तो परिपक्वन के बाद अब क्या है कि देखिए जब पानी, जिसे मान लीजिए हमारे त्वचाओं में जब तक जीवद्रव्य रहता है तब तक तो हम लोगों का त्वचा सही रहता है। लेकिन जब हम लोगों के अंदर से जब पानी की कमी होती है तो कहते हैं ना, पानी की कमी से होंठ फट रहे हैं, पैर फट रहे हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि जब जीवद्रव्य धीरे धीरे जब समाप्त होता है तो इसके समाप्त होने के बाद वो फटने लगता है। वो फटता कहाँ से है? तो देखिए ये जो रेखाएं हैं, ये जो खाँच है, इन खाँचों के सहायता से या इन खाँचों पर से वो फट जाते हैं, और फट करके वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अभी हम लोगों ने लघु बीजाणु या परागकण के बारे में जाना था कि परागकण क्या होता है, तो हम लोगों ने बताया कि नहीं, टेपिटम स्तर जो होता है वही टेपिटम स्तर सूख करके जब उसमें विभाजन की क्रिया होती है तो उस विभाजन के बाद लघु बीजाणु का निर्माण होता है या परागकण का निर्माण होता है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों में परागकण जब तक नहीं रहेगा, पुष्प में जब तक परागकण नहीं रहेंगे तब तक निषेचन की क्रिया संभव नहीं है। तो देखिए जो परागकण होते हैं ना, ये परागकणों की आकृति, आकार जो होता है वो आकार मतलब कि अनिश्चित नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि अलग अलग होता है। तो देखिए सबसे इसमें आपसे प्रश्न पूछ देगा, बोर्ड की परीक्षाओं में आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि आप सबसे बड़े परागकण का नाम बताइए, ठीक ना। उसके बाद आपसे एक प्रश्न और पूछ देता है कि सबसे छोटा या सबसे छोटे परागकण का नाम बताइए, ठीक ना। सबसे बड़े परागकण का नाम बताइए और सबसे छोटे परागकण का नाम बताइए। तो देखिए देखिए इसका पहले आकृति हम देखिए, आकृति क्या होता है कि 50 माइक्रोमीटर से लेकर के 200 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, ठीक ना, 200 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। अगर कह दे आपसे कि सबसे बड़े, ठीक ना, सबसे बड़े परागकण का नाम बताइए, तो सबसे बड़े परागकण का नाम होता है मायोसोटिस अल्पेस्ट्रिस। मीरेबिलिस जलापा होता है, सबसे बड़े आकार का जो परागकण होता है वो होता है मीरेबिलिस जलापा, ठीक ना। और जो सबसे छोटे आकार का परागकण होता है, उस छोटे आकार के परागकण का जो नाम होता है वो होता है आपका मायोसोटिस अल्पेस्ट्रिस। तो देखिए ये जो होते हैं ना, ये जो परागकण का नाम है, ये परागकण जो मायोसोटिस अल्पेस्ट्रिस हो या मीरेबिलिस जलापा जो है, ये छोटे परागकण और बड़े परागकणों का आप
आपके प्रश्न में, बोर्ड के परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं कि नहीं, इन प्रश्नों के बारे में, मतलब कि आप सबसे बड़े परागकण का नाम बताइए, आप सबसे छोटे परागकण का नाम बताइए। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि नहीं, जो सबसे बड़े परागकण का नाम क्या है और सबसे छोटे परागकण का नाम क्या है, ये आप चीज़ याद रखिएगा। देखिए यही चीज़ें जो होते हैं ना, ये परागकण जो होता है, यही परागकण जब स्फुटन होता है, जब वो क्या कहते हैं उसको, परागकोश से जब ये बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद, ठीक ना, ये जो परागकोश होता है, ये परागकोश बाहर निकलने के बाद यही निषेचन की क्रिया के लिए क्या कहता है, निषेचन। देखिए इसमें जब परागकण बाहर यानी उस पर स्फुटन हो जाता है, तो वो किसी माध्यम की सहायता से मादा वाले भाग पे जा करके मिल जाता है। तो देखिए अब हम लोगों ने नर वाले भाग को समझ लिया है, अब हम लोग मादा वाले भाग को समझेंगे कि नहीं, मादा वाले भाग में क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में। तो देखिए जो मादा वाला भाग होता है ना, जो मादा वाला भाग होता है, अच्छा देखिए इसमें कहता आपसे कि इसे हम क्या कहते हैं, तो लघु बीजाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु। अगर आपसे पूछ दे कि लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, तो आप बता सकते हैं ना कि लघु बीजाणु जैसे परागकोश में 4 स्तर पाए जाते हैं, बाह्य त्वचा, फिर उसके बाद एंडोथीसियम, फिर उसके बाद मध्य त्वचा और टेपिटम। टेपिटम सूख करके धीरे धीरे यानी कि टेपिटम जो होता है, टेपिटम स्तर, वही टेपिटम स्तर का जीव द्रव्य जब सूखता है और उसके अंदर विभाजन होता है, तो विभाजन के बाद परागकणों का निर्माण होता है, और वही परागकण जब परिपक्व अवस्था में हो जाते हैं, तो वो परागकोश से स्फुटन की क्रिया के द्वारा बाहर निकल आते हैं, ठीक ना। तो इस क्रिया को, यानी कि देखिए कुल मिला जुला के अगर आपसे पूछ दे कि लघु बीजाणु जनन क्या है, तो आप कह दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा कि नहीं, परागकणों का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लेकिन ये कैसे बनता है, तो वही 4 स्तरों के बारे में आपको चर्चा करनी होगी कि ये 4 स्तर कौन कौन से हैं, ठीक ना। ये बोर्ड की परीक्षा में अनिवार्य रूप से ये आएगा, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक ना। ये एकदम अनिवार्य है कि ये आएगा ज़रूर। तो देखिए इस पे 4 स्तरों के बारे में, और इसमें जो सबसे मेन स्तर है वो टेपिटम स्तर है। उस टेपिटम स्तर के बारे में आपको जानना अनिवार्य है, और टेपिटम स्तर को अच्छे ढंग से आप याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि टेपिटम स्तर के बारे में एकदम ज़रूरी से ये आएगा, ठीक ना। अब हम लोग आगे जो है वो मादा वाला भाग, ठीक ना, मादा जननांग हम जिसे कहते हैं, मादा जननांग। मादा जननांग, ठीक ना, जो पुष्प के अंदर मादा वाला भाग होता है, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि नहीं, सबसे पहले क्या होता है, वर्तिका होती है। क्या होता है, वर्तिका होती है। इसी वर्तिका के आगे वाले भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद आपका अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय होता है। अंडाशय कह लीजिए या कह लीजिए आप अंडप, अंडाशय कह लीजिए या कह लीजिए आप अंडप। तो देखिए ये अंडाशय या अंडप जो होता है, इसी अंडाशय या अंडप में गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। तो हम लोगों को वर्तिका के बारे में जानना अनिवार्य है, और उसके बाद अंडाशय के बारे में जानना। और इस अंडाशय में गुरु बीजाणु बनने की जो क्रिया होती है, यानी कि जब इनमें निषेचन की क्रिया होती है, तो गुरु बीजाणु जैसे कैसे बनता है, उस गुरु बीजाणु के बारे में हमें जानना अनिवार्य है। अब हम लोग इसके बारे में, वर्तिका के बारे में और अंडाशय के बारे में और गुरु बीजाणु की जनन की क्रिया जो है, इसके बारे में हम लोग अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।